नौजवान 10 साल का हिसाब ना मांगे, इसलिए नौजवानों के हाथ में ये तलवार थमा के मुसलमानों का मोहल्ला दिखाने का काम करते हैं। रेलवे को एक एक करके बेचा जा रहा है, कभी स्टेशन बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, रूट बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है। और रेलवे के साथ साथ पिछले 70-75 सालों में इस मुल्क ने जो कुछ भी रोजगार के अवसर हासिल किए, आप एक एक करके उसको नीलामी के बाजार में रख के उसको बेच रहे हैं। जो ताकतें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करती थी और कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वही ताकतें आज के दिन उन्हीं ताकतों की जो विश्व की ताकतें हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं की गुलामी कर रही हैं और देश में हमारी सारी पूंजी बेची जा रही है। पिछले 10 साल में इन्होंने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 10 साल से आपकी हुकूमत है, कायदे से 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी 30 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के संस्थानों में पद खाली हैं, उसको नहीं भरा गया। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा है, फीस बढ़ोतरी का ढांचा है और टीचर को बाहर निकालने का पूरा उसमें जो प्रोग्राम है कि बिना टीचर के ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे। मंच पे बैठे अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि साथियों और देश के अलग अलग कोने से छात्रों नौजवानों की आवाज़ को लेके दिल्ली में आज इस सभा में शामिल मैं आप तमाम साथियों को अपनी ओर से, नौजवान आंदोलन की ओर से, RYA की ओर से गर्मजोशी भरा इनकलाब जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज हम लोगों को एक ऐसे दौर में यहाँ इकट्ठा होना पड़ा जिस दौर की खास बात यह है कि जिस पीढ़ी के पीठ पे इस शासन की लाठी सबसे ज्यादा जोर से लगी, आज ये हुकूमत उस पीढ़ी को अमृत पीढ़ी कह रही है और इस काल को अमृत काल कहा जा रहा है। आज जहां देश भर में लोकतंत्र का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, आज हमारे ये प्रोग्राम जंतर मंतर पे होना था, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होना था, लेकिन हमें यह प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई और इसके साथ साथ पिछले 10 दिनों से दिल्ली के अंदर किसी भी संगठन को किसी भी विरोध के आवाज को प्रकट करने की इजाजत नहीं है। और ऐसे दौर में हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ। किसान दिल्ली आकर अपनी मांग रखना चाहते थे और ये वही मांग था जिसका इन्होंने वादा किया था। उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाखों लाख कील बिछाए गए सड़कों पे ताकि वो दिल्ली नहीं आ सके, अपनी आवाज को नहीं उठा सके। तो इस दौर को और इस देश को ये हुकूमत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। ऐसे दौर में आज पूरे देश भर में हम लोग यहां पहुंचे हैं। पिछले 3-4 महीने से एक अभियान चला के गांव-गांव में, शहरों में, मोहल्लों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर हमने स्टूडेंट से, नौजवानों से बात की। उनके बीच हम लोगों ने रेफरेंडम करवाया और लाखों लाख नौजवान इस सरकार की 10 साल की नीतियों का विरोध किया, 10 साल की नीतियों को रिजेक्ट किया और हम आज उसी आवाज को लेकर यहां मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में इन्होंने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 10 साल से आपकी हुकूमत है, कायदे से 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने
रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी 30 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के संस्थानों में पद खाली हैं, उसको नहीं भरा गया। तो पहले से जो पद खाली था आपने उसको भी नहीं भरा। और इसके साथ साथ पहले से जो रोजगार की संभावनाएं थी, जो रोजगार के अवसर थे अलग अलग कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में, आज वो सब के सब नीलामी के बाजार में हम देख रहे हैं। रेलवे को एक एक करके बेचा जा रहा है, कभी स्टेशन बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, रूट बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है। और रेलवे के साथ साथ पिछले 70-75 सालों में इस मुल्क ने जो कुछ भी रोजगार के अवसर हासिल किए, आप एक एक करके उसको नीलामी के बाजार में रख के उसको बेच रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के शेयर आपने बेचे, कुछ शेयर सबके आपने बेचे। ये हकीकत आपके शासन की है। आपने कोल इंडिया को बेचा, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को बेचा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचा, इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट्स बेचे, और पूरे देश में आप नौकरी देने का वादा तो करके आए थे, लेकिन आपने जो पहले से हमारे बीच अवसर मौजूद थे, आपने हमसे उसे भी छीन लिया। इसलिए साथियों, हम लोगों को गांव-गांव में जाना पड़ा, छात्रों नौजवानों के बीच जाना पड़ा, क्योंकि पिछले 10 साल की इनकी जो नाकामी है, उस नाकामी से तिलमिलाई हुई सरकार, देश भर में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमने देखा आरओ के अभ्यर्थी जो वहां पेपर लीक हुआ इम्तिहान का, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके साथ बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। कुछ साथी हमारे बीच मौजूद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके साथ जातियां हुई। तो एक तरफ उन्होंने हमारे अवसरों को बेचा, और दूसरी तरफ हम जब आवाज उठाते हैं, हम जब मांग करने की कोशिश करते हैं, तो हम पे जातियां होती है, हम पे दमन किया जाता है। और ऐसा करके वो सोचते हैं कि हम नौजवानों के, छात्रों की जो आवाज है, उस आवाज को खामोश कर देंगे। लेकिन हम बताने आए हैं कि हमारी आवाज को आप खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी मुल्क के नौजवान हैं जिनका 1857 का इतिहास है अंग्रेजी और देसी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का, जिनका अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से बाहर करने का इतिहास है, 70 के दशक का इतिहास है आंदोलन का, 60 के दशक का इतिहास है। और जब जब भी इस हुकूमत ने इस देश की जनता पे, अधिकारों पे जुर्म ढाए हैं, हमारा इतिहास है उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने का। इसलिए आप हमारी आवाज को खामोश नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी देश चुनाव की ओर जाएगा, कुछ ही महीनों में चुनाव होगा, और ये कोशिश करेंगे कि इनकी जो 10 साल के हुकूमत की नाकामी रही है, इस नाकामी को नफरत के चादर के नीचे ढक दिया जाए। ये कोशिश करेंगे कि देश के अंदर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाया जाए, ताकि इस देश के नौजवान भूल जाएं कि पिछले 10 साल में आपने हमारे साथ क्या किया। आपने हमारे भविष्य को पीछे धकेल दिया, आपने हमारे भविष्य पे हमले किए। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी जो ये साजिश है कि 10 साल का हम हिसाब इनसे ना लें, हम धर्म के नाम पे, हम जाति के नाम पे बट जाएं, हम इनके उन्माद के पीछे झंडा लेके खड़े हो जाएं, इससे हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना पड़ेगा। हमें नौजवानों को इनकी जो साजिश है इससे बचाना पड़ेगा, नौजवानों की एकता को कायम रखना पड़ेगा, नौजवानों की एकता को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ये 2024 के चुनाव में जब हमारे गांव में आए, जब हमारे मोहल्ले में आए, तब हम इनसे सीधा सीधा 10 साल का हिसाब मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि आप इस लायक नहीं हैं कि आपको फिर से गद्दी पे बिठाया जाए, आप गद्दी से बाहर होइए। और इसीलिए साथियों, आज के इस यंग इंडिया के इस रैली से, इस प्रोग्राम से हम लोगों को संकल्प लेकर वापस जाना पड़ेगा कि हमारी जो एकता है, पिछले 10 साल में हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं और उस हमले का गुस्सा है, इस गुस्सा को एकताबद्ध करते हुए हम गांव-गांव में जाएंगे, छात्रों नौजवानों के बीच जाएंगे
और ये 10 साल का हिसाब भी मांगेंगे, जवाब भी देंगे। और नफरत का जो इनका कारोबार है, नफरत का जो इनका दुकान है, उसका भी हम शटर बंद करेंगे। अभी हमने देखा इकोनॉमी पे इन्होंने व्हाइट पेपर लाया। छात्र नौजवान आंदोलन लंबे समय से मांग कर रहा है कि आप इस देश में पिछले 10 सालों में कितने छात्रों नौजवानों को आपने रोजगार दिया, इस पे व्हाइट पेपर लाइए। इसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आज हमको इस तरह का आयोजन करना पड़ रहा है। मणिपुर में हमने देखा कि वहां के नौजवान ये सपना देख के इनको सत्ता में लाया कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां आपस में ही नौजवानों को भिड़ा दिया गया। और आज जहां भी नौजवान इनके खिलाफ उठने की कोशिश करते हैं, वहां ये दंगा फसाद की खेती शुरू करते हैं। और वह चाहते हैं कि नौजवान 10 साल का हिसाब ना मांगे, इसलिए नौजवानों के हाथ में ये तलवार थमा के मुसलमानों का मोहल्ला दिखाने का काम करते हैं। और ये हम आने वाले चुनाव में होने नहीं देंगे। 10 साल का हर हालत में हम जवाब मांगेंगे और इन्हें सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। हम इस भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर की वारिस हैं। हमारा इस देश में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ने का इतिहास है। हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क को बचाएंगे। और ये जो मुल्क को के संविधान को, मुल्क के लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की इनकी जो साजिश है, इनकी जो कोशिश है, इस कोशिश को नाकाम करेंगे। और 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पे हम इनको मुल्क के अंदर नफरत की इजाजत नहीं देंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। इनका हिसाब लगाएंगे, जवाब लेंगे, जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम। यंग इंडिया कार्यक्रम के आयोजक और सभी जो छात्रगण यहाँ पे मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत बधाई कि आज इस मौके पे जब हमारे सामने हमारा जो भविष्य, हमारे देश का भविष्य जो सामने है 2024 के इलेक्शन के रूप में बहुत ही निर्णायक रहेगा कि किस तरह का देश हमारा होगा। क्या हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या हम डेमोक्रेसी बचाने की कुछ भी हमारे पास उम्मीद रहेगी कि नहीं रहेगी। साथियों, मैं 65 साल की हो गई हूँ और इस देश ने और इस देश की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी पढ़ाई काफ़ी हद तक पब्लिक फंडेड एजुकेशन से हुई। मेरा पूरा कॉलेज का एजुकेशन पब्लिक फंडेड एजुकेशन, सरकारी फंड से हुआ है। और सरकार का जो फंड है वो 60% से ज़्यादा जो रेवेन्यू होता है वो देश की गरीब जनता से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में। और उसके बाद भी मुझे नौकरी मिली पब्लिक फंडेड कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहाँ मेरी तनख्वाह भी सरकार से आती है। इतने सालों में मैंने जो कुछ भी पाया है, देश की जनता जिसकी ट्रस्टी सरकार होती है और सरकार को देश की जनता के लिए ही काम करना होता है, उसके थ्रू मुझे मिला। मुझे ये भी मालूम है कि मैं बहुत प्रिविलेज जगह से थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते थे, उनको ये शिक्षा सिर्फ इस वजह से मिली। और आज के काफ़ी जो देश के लीडर्स हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, वो सरकारी स्कूलों से और लगभग सभी सरकारी शिक्षा से के बाद इस ओहदे पे पहुंच चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद बहुत कुछ मतलब बदल जाता है। जो जिसको एम्पावरमेंट हो जाती है वो सोचता है कि बाकियों को क्या ज़रूरत है। और इस सरकार ने पिछले 10 सालों में, मैं नहीं कह रही हूँ कि पहले भी ट्रेंड नहीं था प्राइवेटाइजेशन का, जो दबाव है पूरी दुनिया में जो चल रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। और कई सरकारों को ये प्राइवेट ये कॉरपोरेशंस जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस है चलाते हैं। पहले हमको ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, फिर उसके बाद बाहर से कोशिश की IMF से लोन के रूप में हम लोग को कंडीशंस हमारे ऊपर लगाए जाते थे, वर्ल्ड बैंक से लगाए जाते थे और फिर WTO से लगाए जाते थे। हमें कुछ ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी, इस हमारे ऊपर ये दबाव रहता था। और दुख की बात है कि कई सरकारों ने ये गलतियां की, इस तरह की ट्रीटी साइन की कि हम शिक्षा को कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस के दायरे में डाल देंगे। तो इसकी वजह से जो सब्सिडी हमारी जो वायदा था
कई एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें वादा था कि कम से कम 6% हमें जीडीपी का मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, वो कभी भी नहीं मिला और बल्कि अब तो उसको घटा के और भी कम कर दिया गया है। और अभी हाल में जो बजट आया है उसमें आप देखेंगे कि यूजीसी जैसी संस्था जो हमारा ग्रांट देती है उसमें 60% कटौती की गई है। तो इरादा क्या है? वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा है, फीस बढ़ोतरी का ढांचा है और टीचर को बाहर निकालने का पूरा उसमें जो प्रोग्राम है कि बिना टीचर के ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे। ये पूरा देश का दोबारा जो कॉलोनाइजेशन है, गुलामी है, ये दोबारा से आ रही है। और जो ताकतें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करती थी और कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वही ताकतें आज के दिन उन्हीं ताकतों की जो विश्व की ताकतें हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं की गुलामी कर रही हैं और देश में हमारी सारी पूंजी बेची जा रही है, चाहे वो जंगल हो, चाहे हमारे जो ज़मीन है, नदियां हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है। और इसके लिए इनको जनता के आंदोलनों को कुचलना पड़ता है और डिसेंट ख़त्म करना पड़ता है। तो चाहे वो छात्र हों या अल्पसंख्यक हों या महिलाएं हों, कोई भी या किसान, आप देख रहे हैं कि सारे आंदोलनों को ख़त्म करके ये कुछ पूंजीवादी ताकतों के हाथों में देश की पूरी पूंजी देना चाह रहे हैं। अभी जो हाल में सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके, बहुत लेट आया है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा इन्होंने हफ्ते की तरह लूटा है। कम से कम 30 कंपनियां ऐसी हैं जो इनको पहले चंदा नहीं देती थी, उनको रेड किए गए, उनके ऊपर रेड ईडी वगैरह इस्तेमाल की गई, तब इन्होंने इनको 300 करोड़ कम से कम इन्होंने वहाँ से वसूल किया। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूंजी जमा की है और उस पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएलएस को अभी हाल में खरीदा है, कितने सारे एमएलएस को खरीद के राज्यसभा में अपने बीजेपी के लोगों को जितवाया। तो क्या एंटी डिफेक्शन का लॉ रह गया है? कुछ उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप किसी भी पार्टी के टिकट से आप लड़िए, आप जीतने के बाद आपको या तो ईडी के दम पे या पीएमएलए के दम पे या कोई इतना कितने 100 करोड़ के दम पे आपको खरीद लिया जाता है और इस तरह से पूरा हमारी डेमोक्रेसी का कोई मायने ही नहीं रह गया है। आज के दिन छात्रों के हाथ में ही हमारे देश का भविष्य है और देशों में जहाँ जहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई, सरकारी शिक्षा ख़त्म करके प्राइवेट शिक्षा लाने की कोशिश की गई, जो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब कौन सामने आया था? छात्र सामने आए थे। छात्र आंदोलन की वजह से यूरोप की तमाम देशों में ये जो कोशिशें थी ये काफ़ी हद तक नाकाम की गई। हम शिक्षक तो साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। अभी मैं नीरज को सुन रही थी और भी हमारे साथी उनको सुन रही थी। आप हमारे लीडर हैं, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी काट दी आंदोलन में करते करते कि देश में बेहतर शिक्षा नीति हो, बेहतर मतलब एक्सेस हो लोगों को ज़ीरो दाम में, मतलब क्यों कोई फीस देने की नौबत आए। हमारे यहाँ जब रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो फीस लेने का कोई मतलब नहीं है। फ्री शिक्षा होनी चाहिए, दोहरी शिक्षा नीति नहीं होनी चाहिए। हमने ज़िंदगी भर आंदोलन किया है और अब आपकी बारी, हम आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। छात्र आंदोलन ही आगे अगुवाई करेगा इस आंदोलन की। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।